हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पॉलिटिक्स या सिविक्स के अंतर्गत राजनीतिक दल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आप किसी भी बोर्ड में पढ़ाई करते हों तो वहाँ भी यह पूछा जाता है। और जो हमारे भाई बहन कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी अति आवश्यक वीडियो है, क्योंकि इसी में से जो है विकल्प के रूप में वहाँ भी पूछा जाएगा। तो सभी लोग इसे लास्ट तक अध्ययन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों यह नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगा था। तो आप देख सकते हैं बहुत विस्तार से मैंने नोट्स को तैयार किया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 4, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जीत करके सरकार बनाती हैं, तो उससे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। अब क्या है, परिचय इसका देख लीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि ये दल संविधान बनाने, चुनाव कराने, सरकार बनाने और चलाने में मदद करते हैं। इस पाठ में हम राजनीतिक दलों के काम और उनकी ज़रूरत के बारे में समझेंगे। खासकर भारत के संदर्भ में हम जानेंगे कि लोकतंत्र में कितने दल होने चाहिए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बारे में जानकारी लेंगे और यह भी समझेंगे कि दलों की क्या कमियां हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ भी यह आपका अनुभव कार्य आएगा, काम करेगा। तो देखिए, राजनीतिक दल क्या ज़रूरी है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है। आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब अक्सर राजनीतिक दल ही होता है। अब नेक्स्ट है आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब अक्सर राजनीतिक दल ही होता है। यदि आप किसी दूर दराज के गांव या कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो हो सकता है कि संविधान या सरकार के ढांचे के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले ली हूँ साथियों। नेक्स्ट, अब आगे क्या है। यदि आप किसी दूर दराज गांव या कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो हो सकता है उन्हें संविधान या सरकार के ढांचे के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानते होंगे। हालांकि राजनीतिक दलों की यह पहचान उनके प्रति लोकप्रियता की गारंटी नहीं है। कई लोग राजनीतिक दलों के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र की खामियों और सामाजिक राजनीतिक विभाजनों के लिए अक्सर राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराया जाता है। अब क्या राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। करीब 100 साल पहले दुनिया के कुछ ही देशों में राजनीतिक दल मौजूद थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में लगभग हर लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का व्यापक प्रभाव और बोलबाला है। ये दल लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं और सत्ता संचालन से लेकर नीतियों के निर्माण तक में अहम भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों की उपस्थिति ने न केवल लोकतंत्र को संगठित किया, बल्कि लोगों को अपने विचार और मांगें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का मंच भी प्रदान किया है। नंबर 1 क्या, राजनीतिक दल क्या है और ये क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब आगे क्या हो जाए साथियों, चलिए हम देखते हैं। राजनीतिक दल ऐसे समूह हैं जो जनता को संगठित
करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने या चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दल अपनी विचारधाराओं और नीतियों के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दावा करते हैं। ये नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझते हैं हुए उन्हें अपनी नीतियों में शामिल करने का प्रयास करते हैं। इस तरह राजनीतिक दल लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। नंबर 2, राजनीतिक दल क्यों जरूरी है? राजनीतिक दल जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वे जनता की समस्याओं और मुद्दों को उठाकर उनके समाधान का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं? साथ ही राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया का आधार होते हैं, क्योंकि ये चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं जिससे जनता को चुनने के लिए विकल्प मिलते हैं। नेक्स्ट है, सत्ता में आने वाली पार्टी सरकार चलाती है जबकि विपक्ष उसकी गतिविधि पर निगरानी रखता है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बना रहता है। कोई बिल पास होता है तो उसमें विपक्ष की भी राय ली जाती है। अब इसके अलावा राजनीतिक दल समाज को संगठित करने और विकास के लिए विकास के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र और महज समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। नेक्स्ट, अब क्या है? समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करने और समाज के सामूहिक हित के लिए काम करने का प्रयास करता है। यह समूह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है। उनकी योजनाएं सबसे बेहतर हैं। हालांकि सामूहिक हित का विचार सभी के लिए अलग हो सकता है और यही कारण है कि राजनीतिक दल अलग अलग वर्गों या समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके समर्थक वर्ग से होती है। जितने अब पार्टी क्या है, जिसके साथ लोग खड़े हो गए वो पार्टी बड़ी हो गई, और जिसके साथ नहीं खड़े हुए वो पार्टी छोटी हो गई। कोई पार्टी बड़ी छोटी नहीं होती, जिसके साथ अभी लोग जुड़े वो पार्टी बड़ी, जिसके साथ हटे छोटी। तो राजनीतिक दल के 3 हिस्से हैं। राजनीतिक दल के मुख्य राजनीतिक दल 3 मुख्य हिस्सों पर आधारित होते हैं। नंबर 1, पहला नेता जो पार्टी का चेहरा होते हैं और फैसले लेते हैं। दूसरा, सक्रिय सदस्य जो पार्टी के रोज़मर्रा के काम संभालते हैं। तीसरा, समर्थक जो पार्टी का समर्थन करते हैं और उसकी सोच को मानते हैं। यही 3 है। इन तीनों के मिलकर काम करने से ही पार्टी सफल होती है। तो देख लीजिए साथियों, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? चुनाव में भागीदार। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। भारत में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के नेता करते हैं, जबकि अमेरिका में यह कार्य पार्टी के सदस्य और समर्थक करते हैं। चुनाव प्रचार और नीतियाँ। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट कर सरकार के लिए नीतियों का ढांचा तैयार करते हैं। अब विधायिका में भूमिका। विधायिका में अधिकांश सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। ये सदस्य अपने दल के निर्देशों के अनुसार कानून बनाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सरकार का गठन और संचालन। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल अपने नेताओं को मंत्री बनाकर सरकार चलाते हैं और अपनी नीतियों को लागू करते हैं। अब विपक्ष की भूमिका क्या है? चुनाव हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये दल सरकार की गलतियों की आलोचना करते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं। जनमत तैयार करना। राजनीतिक दल समाज के मुद्दों पर बहस छेड़ते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और जनमत तैयार करने में योगदान देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? जनता और सरकार के बीच सेतु। राजनीतिक दल नागरिकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दिलाते हैं, जिससे वे जनता और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, जनता और सरकार के बीच सेतु।
राजनीतिक दल नागरिकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दिलाते हैं जिससे वे जनता और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है अनिवार्य, तो इसका देख सकते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। उनकी भूमिका योगदान को समझने के लिए यह सोचना ज़रूरी है कि उनके बिना लोकतंत्र कैसे काम करेगा। अगर राजनीतिक दल ना हो तो क्या हो। चुनाव प्रक्रिया की चुनौती। राजनीतिक दलों के अभाव में सभी उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया में कई समस्याएं उत्पन्न होगी। ऐसे उम्मीदवार बड़े नीतिगत मुद्दों पर जनता से ठोस वादे नहीं कर पाएंगे। सरकार बनाना संभव तो होगा, लेकिन उनकी कार्यक्षमता और स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, पंचायत चुनाव का उदाहरण देख लीजिए। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल औपचारिक रूप से शामिल नहीं होते, लेकिन गांव खेमों में बढ़ जाते हैं और अपने अपने उम्मीदवारों का पैनल खड़ा करते हैं। अब आगे देखिए, यही प्रक्रिया बड़े स्तर पर राजनीतिक दलों के माध्यम से होती है। लोकतंत्र को संगठित और स्थिर बनाती है। राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है। विचारों का संगठन। राजनीतिक दल लोकतंत्र में विभिन्न विचारों और मतों को एक मंच पर लाते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग की आवाज़ शामिल हो सके। यह बड़े समाजों में ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के मत को सीधे शामिल करना व्यवहारिक नहीं है। प्रतिनिधियों को एकजुट करना। राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों से चुने गए प्रतिनिधियों को एकजुट करते हैं, जिससे एक जिम्मेदार संगठित सरकार का निर्माण होता है। नीतियों का निर्माण और निगरानी। ये दल न केवल नीतियाँ बनाते हैं और सरकार को समर्थन देते हैं, बल्कि उस पर निगरानी रखकर संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना। राजनीतिक दल लोकतंत्र शासन का स्थिर, संगठित और प्रभावी बनाने में अहम योगदान देते हैं। अब क्या है, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। भारत जैसे देश में चुनाव आयोग के पास 750 से अधिक, बताइए इतने दल हैं। 750 से अधिक दल पंजीकृत हैं, लेकिन चुनावी प्रतिस्पर्धा और सरकार बनाने की दौड़ में कुछ ही दल सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र के लिए कितने दलों को होना सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब आगे क्या है, एक दलीय व्यवस्था क्या है। कुछ देशों में केवल एक ही राजनीतिक दल को सत्ता चलाने की अनुमति होती है, जैसे चीन। एशिया प्रणाली में चुनाव स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि केवल एक दल ही सत्ता में होता है और अन्य दलों या उम्मीदवार को भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, मनमानी हो जाती है, चाहे वो जो करे। अब इस एकदलीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे जनता के पास अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं होते। इससे जनता की इच्छाओं और विचारों का समुचित प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो पाता। दो दलीय व्यवस्था। ऐसे देश में सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच बदलती रहती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियां और ब्रिटेन में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टियां प्रमुख हैं। इन देशों में अन्य पार्टियां भी मौजूद होती हैं, लेकिन सरकार बनाने के माहौल में केवल यही दो दल मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
नेक्स्ट, यह प्रणाली राजनीतिक स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन कभी कभी अन्य दलों के विचारों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाते। बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था क्या है साथियों? बहुदलीय व्यवस्था जहाँ कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है, और भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रणाली में विभिन्न दल मिलकर गठबंधन बनाते हैं और सरकार का गठन करते हैं। अब इसमें क्या, भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है यूपीए, और वाम मोर्चा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखो एक नया है इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसमें पार्टियां थी, 2024 के चुनाव लड़े हैं। तो इस व्यवस्था का एक बड़ा फायदा यह है कि विभिन्न विचारों और वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। हालांकि इसका एक नुकसान यह है कि गठबंधन सरकारों में राजनीतिक स्थिरता और घालमेल संभावना बनी रहती है। चलिए, अब यहाँ कौन सी व्यवस्था बेहतर है? यह तय करना आसान नहीं है कि कौन सी दलीय व्यवस्था सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह किसी देश की सामाजिक संरचना, राजनीतिक इतिहास और चुनाव प्रणाली पर निर्भर करती है। आगे क्या है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि यहाँ की संस्कृति और सामाजिक विविधता को केवल 2-3 पार्टियाँ नहीं संभाल सकती। हर देश अपनी परिस्थितियों की ज़रूरतों के आधार पर अपनी दलीय व्यवस्था विकसित करती है ताकि उनकी जनता और शासन प्रणाली के बीच संतुलन बना रहे। इसके लिए लीजिए इसका। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ तक कर देते हैं पूरा। हर देश में अपनी परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार अपनी दलीय व्यवस्था विकसित करता है ताकि उसकी जनता और शासन के प्रणाली के बीच संतुलन बना रहे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम कराते हैं। भारत के राष्ट्रीय दल, इसके अंतर्गत क्या आता है? भारत के राष्ट्रीय दल, भारत में राष्ट्रीय दल वे राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश भर में सक्रिय हैं और जिनकी नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी दल को चुनाव आयोग द्वारा तय मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। जैसे जो पार्टियां हैं पूरे देश में लड़ती हैं चुनाव और जीत जाती हैं तो वे सरकार बना ले जाती हैं, और कई राज्यों में जब सीट निकलती है विधायक की, सांसदी की, सांसद विधायक जब बनना शुरू हो जाते हैं तो वो राष्ट्रीय दल में आ जाता है। तो वे पार्टियां जो है राष्ट्रीय मानी जाती हैं। आगे क्या है, राष्ट्रीय दलों की विशेषता। राष्ट्रीय दलों की विशेषता होती है कि उनकी संगठनात्मक संरचना पूरे देश में फैली होती है। उन्हें अलग चुनाव चिन्ह का विशेषाधिकार प्राप्त होता है जिससे वे आसानी से पहचान में आते हैं। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर तय नीतियों और कार्यक्रमों का पालन करते हैं जो पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं। भारत में 2003 के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल हैं। भारत में 2023 के अनुसार, 23 तक भारत में 2023 के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल हैं जो इस भूमिका को निभाते हैं और देश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला आता है, पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी यानी आप। इसके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या है, आम आदमी पार्टी आप की स्थापना 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद हुई। और उसके बाद इस पार्टी की मुख्य विचार जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन पर आधारित है। अपनी कम समयावधि में पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में, देखिए आगे पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में सरकार बनाकर महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा की एक सीट जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। इसकी सुप्रीमो है मायावती, बहन कुमारी सुश्री मायावती। बहन कुमारी सुश्री मायावती जी हैं इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब क्या है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना 1984 ईस्वी में स्वर्गीय काशीराम द्वारा की गई थी। इसकी विचारधारा दलितों, आदिवासियों
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के हितों पर केंद्रित है। पार्टी की प्रेरणा साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा राव फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से ली गई है। बीएसपी का मुख्य प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाकर अपनी राजनीतिक मजबूती दिखाई है। 2019 के आम चुनाव में बीएसपी को 3.63% वोट मिले और 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। अब उसके बाद आता है तीसरा, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है अभी, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना 1980 में पुराने जनसंघ के पुनर्गठन के रूप में हुई, जिसकी विचारधारा हिंदुत्व, संस्कृति, राष्ट्रवाद और मानवतावाद पर आधारित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पार्टी ने अपने राजनीतिक सफर में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतना शामिल है। आगे क्या है, इसके अलावा भारतीय देखो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और जो बता रहे हैं 2019 में भी ये 2 बार बहुमत सरकार नहीं, और इस बार 2024 में बहुमत नहीं मिला तो एक गठबंधन सरकार बनी है। गठबंधन की सरकार 2024 बनी है। बाकी 2019 में तो पूर्ण बहुमत सरकार बन गई थी, वही बता रहे हैं इसमें। तो आगे देखिए, इसके अलावा अब जिसमें फिर देख लें, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतना शामिल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का नेतृत्व करते हुए भारत की प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई है। नंबर 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की स्थापना 1964 में हुई। इसकी विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। पार्टी का मुख्य प्रभाव पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में देखा जाता है। हालांकि 2019 के आम चुनाव में पार्टी को 1.75% वोट मिले और 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। CPIM भारत की वामपंथी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल की स्थापना 1885 में हुई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में हुई थी। इसकी विचारधारा मध्य मार्गी, धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों के समर्थन पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद 1947 से दशकों तक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रह चुकी हैं, राहुल गांधी भी। अब इस समय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, और इसके पहले भी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद 1947 से दशकों तक भारत पर शासन किया और देश के राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट देखिए, 2004 से 2014 तक पार्टी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का नेतृत्व किया। हालांकि 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को 19.5% वोट मिले और 52 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार 2024 में
करीब 100 के करीब, यानी 99 से 100 के करीब, जो 2024 में आई थी सीटें, 99 100 यानी 100 सीट के करीब सांसद जीते हैं 2024 के चुनाव में। अब आगे देखिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी की स्थापना 2013 में पीएस संगमा द्वारा की गई थी। यह पार्टी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है। इसकी विचारधारा शिक्षा, रोजगार और समाज के सशक्तिकरण पर आधारित है। एनपीपी ने मेघालय में सरकार बनाकर अपनी प्रमुख राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई है। 2019 के आम चुनाव में पार्टी ने 1 लोकसभा सीट जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। क्षेत्रीय दल में कौन कौन है? भारत की राजनीति में उनकी भूमिका कौन कौन है? क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें किसी एक या कुछ राज्यों में प्रभावशाली माना जाता है। ये दल निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होते हैं। हालांकि इन्हें क्षेत्रीय कहा जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय होता है, कुछ का राष्ट्रीय दृष्टिकोण राष्ट्रीय होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, आगे क्या होता है? क्षेत्रीय दल की विशेषताएं। जैसे कुछ राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी एसपी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचा रखते हैं और देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर बीजू जनता दल बीजेडी, तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस और मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ जैसे दल अपनी क्षेत्रीय पहचान पर केंद्रित रहते हैं और अपने संबंधित राज्यों के मुद्दों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। नंबर 2, क्षेत्रीय दलों का महत्व। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 तक लोकसभा में किसी भी राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिससे राष्ट्रीय दलों को गठबंधन करना पड़ा। 1996 के बाद लगभग हर क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है, जिसने भारतीय लोकतंत्र में विविधता और संघवाद को मजबूत किया है। चलिए यहाँ तक इसके साथ ले लिए। चलिए, क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने संसद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और विविध बनाया है। ये दल आपस में और समुदायों की समस्याओं और मुद्दों तक प्रभावी तरीके से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आवाज़ उठाकर संसद में उनकी आवाज़ को सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक दलों के मुद्दे और समाधान। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। आंतरिक लोकतंत्र की कमी। पार्टियों में नेतृत्व का केंद्रीकरण और पारदर्शिता की कमी आम है। सदस्यता सूची और आंतरिक चुनाव में पारदर्शिता न होने से सामान्य कार्यकर्ता फैसलों में शामिल नहीं हो पाते। वंशवाद। दलों में वंशवाद के कारण सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए शीर्ष स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। परिवारवाद। अनुभवहीन लोगों को नेतृत्व में लगाता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमज़ोर होती हैं। पैसा और अपराध का प्रभाव। धन और आपराधिक तत्वों का उपयोग चुनाव में बढ़ रहा है। अमीर लोग चंदा देकर नीतियों को प्रभावित करते हैं, जिससे साफ सुथरी राजनीति पर असर पड़ता है। विकल्पहीनता। दलों की नीतियों में अंतर कम हो रहा है, जिससे जनता के पास ठोस विकल्प नहीं होते। नेताओं का अलग अलग दलों में आना जाना स्थिति को और जटिल बनाता है। अब नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक दलों में सुधार, समाधान और सुझाव क्या है। पहला समाधान है, चलिए इसके साथ ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, पहला क्या है? राजनीतिक दलों में सुधार, समाधान और सुझाव। समाधान। आंतरिक लोकतंत्र दलों
को पारदर्शी सदस्यता और आंतरिक चुनाव सुनिश्चित करना होगा ताकि योग्य कार्यकर्ता नेतृत्व पहुंच सके, यानी योग्य जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़े और जीत के सदन तक पहुँचे। और वंशवाद समाप्त, योग्य और मेहनती कार्यकर्ताओं को समान अवसर देकर परिवारवाद की समस्या कम करनी होगी। ये नहीं कि हाँ कोई परिवार का है उसको लड़ाओ, फिर जो बचा है उसको लड़ा दीजिए, इस तरह नहीं, कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। धन और अपराध का प्रभाव, चुनाव सुधारों के माध्यम से वित्तीय पारदर्शिता लानी होगी और अपराधियों की भागीदारी रोकनी होगी। अगर अपराधी सदन पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, अपराध करेंगे, जनता का काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो ईमानदार हो उसको बना के जिताया जाए, उसका उसी से काम लिया जाए, वो कहना माने। ये नहीं जीतने के बाद अगर दूसरी भावना हो उसको तुरंत हटा देना चाहिए पार्टी को। विचारधारा की विविधता, दलों को अपनी नीतियों में वैचारिक विविधता लानी हो चाहिए ताकि जनता को बेहतर विकल्प मिले। आगे है अब तक किए गए प्रयास, दल बदल कानून, सीट छोड़ने की शर्त ने दल बदल को रोका, संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों से विवरण मांगना अनिवार्य किया है, संगठनिक चुनाव और आयकर रिटर्न, चुनाव आयोग ने इन्हें अनिवार्य किया है, पर यह अक्सर औपचारिकता रह जाती है। सुधार के सुझाव, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सुधार के सुझाव, आंतरिक लोकतंत्र लागू करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण बनाना, महिलाओं को 33% आरक्षण देना और उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व देना, चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की आंशिक मदद, यानी खर्च जो लगता है उसको में जो है सरकार की मदद होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। इसके बाद क्या है, दल सुधारों को लागू करने में रुचि नहीं दिखाते, नए कानूनों को दरकिनार करने के लिए नियमों का दुरुपयोग, राजनीतिक सख्त इच्छा और निगरानी तंत्र की कमी। अब अन्य सुधार क्या है, जन दबाव, जनता, मीडिया और आंदोलनों के माध्यम से सुधारों के लिए दबाव बनाया जा सकता है। बात सही है, अगर कोई बात मनवाना है सरकार से तो जनता को इकट्ठा करिए, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता जिधर झुक जाती है उसी की सरकार बनती है, अगर सरकार नहीं मानती तो जनता तुरंत गिरा देती है। अभी देखो दिल्ली में वो चीज़ हुआ, केजरीवाल शासन कितने दिन से था, उसके बाद जो देखो गिर गई सरकार उनकी। इसलिए जो है मीडिया, जनता और आंदोलन के माध्यम से जो है सरकार पर दबाव बनाकर कोई चीज़ या अपनी बात मनवाया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, सक्रिय भागीदारी, भागीदारी क्या है, ज़्यादा लोगों को राजनीति में आकर सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करना होगा। तो साथियों ये वीडियो हुआ पूरा, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।